पापा पापा, ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बेटा, जब भी किसी का बच्चा चाहिए होता है तो वो चिड़िया को फोन करता है एंड वो आके बच्चा दे जाती है। अरे क्या बकवास है ये। आप बताते क्यों नहीं कि बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं? बेशरम आदमी। पापा, ये सेक्स क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, ये आदमी तो पागल है। तू जा अपने रूम में, जा फिजिक्स पढ़ जा। अंकल जी शांत। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें शर्माने वाली क्या बात। तो हम तो आज सेक्स, मास्टरबेशन, पीरियड्स, इन सब के बारे में एकदम ओपनली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जैसा है वैसा ही, एकदम अनफिल्टर्ड। इस चैप्टर के बाद आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? मतलब जिंदा रहने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी देनी पड़ती है। बट फिर भी हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की, यानी बच्चा पैदा करने की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिना रिप्रोडक्शन के एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले और ऑर्गेनिज्म बनाता है। पर भैया, ये ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोकॉपी कैसे बना लेते हैं? अभी समझाता हूं। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबा से, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अमीबा में रिप्रोडक्शन का मतलब है एक अमीबा से दो अमीबा बनाना, एंड ऐसा करने के लिए हमें पुराने वाले अमीबा के ब्लूप्रिंट को नए अमीबा में ट्रांसफर करना होगा, ताकि नया वाला अमीबा भी बिल्कुल पुराने वाले अमीबा जैसा ही दिखे एंड उसके जैसे ही फंक्शन करे। एंड सेल का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। डीएनए के अंदर सेल के बारे में सारी जानकारी होती है। डीएनए ही सेल के सभी फंक्शंस को ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो अगर हमें एक अमीबा से दो अमीबा बनाने हैं तो सबसे पहले हमें इस डीएनए की एक कॉपी बनानी होगी, ताकि दोनों अमीबा को एक एक कॉपी मिल सके। क्यों, आया कुछ समझ? आ गया भैया समझ। तो अमीबा सेल डिवीजन से पहले डीएनए की कॉपी बनाने के साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज की भी कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज बना लेता है। एंड डिवीजन के टाइम पे हर एक अमीबा को एक एक डीएनए की कॉपी, कुछ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं। एंड वोला, हो गया अमीबा में रिप्रोडक्शन। अब लीशमेनिया भी अमीबा जैसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक टेल प्रेजेंट होती है। तो दोनों सेल में ये टेल इक्वली आए, इसीलिए लीशमेनिया एक वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करता है, जबकि अमीबा किसी भी डायरेक्शन से ब्रेक हो जाता है। बाकी सब कुछ दोनों में बिल्कुल सेम है, बस डिवीजन की डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसी तरीके से यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें फर्क ये है कि यीस्ट का जो नया बच्चा निकलता है वो ओरिजिनल पेरेंट सेल से छोटा होता है, एंड जब ये छोटा सेल पेरेंट सेल से निकल रहा होता है तो ये एक प्लांट की बड जैसा दिखता है। एक और एग्जांपल देता हूं। जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल का डीएनए एक नहीं मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, एंड डिवीजन के टाइम पे एक प्लाज्मोडियम मल्टीपल बेबी प्लाज्मोडियम्स में ब्रेक हो जाता है। भैया मतलब बेसिकली इन सभी ऑर्गेनिज्म में एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है एंड इनके लिए यही रिप्रोडक्शन है। एग्जैक्टली, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजन। फिजन मतलब टूटना। अब लीशमेनिया, अमीबा एंड यीस्ट के अंदर एक सेल दो में टूट रहा है, इसीलिए इसे हम बाइनरी फिजन बोल देते हैं। बाइनरी मतलब टू एंड फिजन मतलब टूटना। एंड सिमिलरली प्लाज्मोडियम के अंदर एक सेल मल्टीपल प्लाज्मोडियम बनाता है, इसलिए इसे हम मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। ठीक है भैया, आ गया ये तो समझ। हाँ हाँ, मुझे भी आ गया समझ। जाके अपनी मम्मी से पूछ ले जरा, जा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्पाइरोगायरा, जो कि एक एल्गी है। इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ सेल्स, एंड इसके अंदर रिप्रोडक्शन तो और भी ज्यादा सिंपल है।
स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन के टाइम पे वोटर फोर्सेस की वजह से या फिर किसी और फैक्टर से स्पाइरोगायरा सिंपली टूट जाती है ना। हम जानते हैं कि स्पाइरोगायरा इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ सेल्स। तो जो टूटने के बाद नई फ्रेगमेंट बनती है दैट इज नथिंग बट अ न्यू स्पाइरोगायरा। एंड अब ये नई फ्रेगमेंट के सेल्स डिवाइड करके इलोंगेट हो जाते हैं। वियर्ड राइट? दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर बच्चे पैदा करना इतना आसान है तो मैं भी 2 पार्ट में क्यों नहीं टूट सकता? इसकी मां की भी जरूरत ना पड़ती। अच्छा क्वेश्चन है अंकल जी, बट समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट के पास हार्ट नहीं होगा, दूसरे के पास ब्रेन नहीं होगा, एंड एक पार्ट दूसरे के बिना सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खैर अब क्या कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल के बारे में बताता हूं जो कि है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर स्पाइरोगायरा के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी अगर मैं एक प्लेनेरिया को कुछ पार्ट्स में कट कर दूं तो ईच पीस कैन फॉर्म अ न्यू प्लेनेरिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेनेरिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जरूरत आने पर बॉडी का कोई भी पार्ट फॉर्म कर सकते हैं। So even a tail of planaria can form the full planaria. Crazy, right? This form of reproduction in planaria is called regeneration. बेटा काश ये सेल मुझ में होते। नहीं अंकल जी, आप अपने आप को प्लेनेरिया से कंपेयर मत कीजिए। हमारा स्ट्रक्चर प्लेनेरिया के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लेनेरिया तो कट करने के बाद भी सरवाइव करता है, जब भी तो ग्रो कर पाता है। और अगर मैं आपको पीसेस में कट कर दूं तो हाँ आ गया समझ। चलिए अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नए प्लांट्स लगाने के लिए हमेशा हमें सीड्स की जरूरत नहीं होती। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स तक से नए प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। मतलब भैया आपने कभी पुराने रखे आलूओं में ऐसी बर्ड्स निकलती हुई देखी हैं? दीज बर्ड्स आर नथिंग बट न्यू प्लांट्स। अगर आप इन बर्ड को कट करके सॉइल में प्लांट कर दो तो ईच ऑफ देम कैन फॉर्म अ न्यू पोटैटो प्लांट। सिमिलरली एक प्लांट है ब्रायोफाइलम। इसकी खास बात यह है कि इसकी लीफ में भी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप इसकी लीफ को प्लक करके सॉइल में प्लांट कर दो तो इवन दैट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्लांट का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है एंड बहुत से प्लांट के बहुत से पार्ट्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो पूरा नया प्लांट बना लें। जैसे अगर मैं एक रोज की स्टेम को कट करके प्लांट कर दूं तो दैट कैन फॉर्म अ न्यू रोज प्लांट। एंड प्लांट्स की इसी खूबी को एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। बहुत से प्लांट्स जैसे रोज, ग्रेप, शुगर केन, पोटैटो को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही ग्रो किया जाता है। एंड इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किए गए प्लांट्स जल्दी फ्रूट्स देते हैं एज कंपेयर टू सीड से ग्रो किए गए प्लांट। एंड इन प्लांट का जेनेटिक मटेरियल पेरेंट प्लांट के बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है। इसका मतलब क्या है ये आपको आगे जाके इस चैप्टर में समझ में आएगा। हाँ बेटा, मैं भी गार्डन में रोज को स्टेम से ही उगाता हूँ। अरे वाह दादा जी, हमने तो अभी प्लांट्स में बडिंग देखी, पर क्या आप जानते हैं कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल भी है जिसके अंदर बडिंग होती है? जी हाँ, हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसको जब रिप्रोड्यूस करना होता है वो सिंपली एक बर्ड की फॉर्म में नए बेबी हाइड्रा को बनाकर रिप्रोड्यूस कर लेता है। इसके पीछे भी वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे बर्ड की फॉर्म में नए हाइड्रा को बना देते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज कॉल्ड बडिंग। तो क्या आप दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन समझाने वाला है? अरे नहीं अंकल जी, ये सारे आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं इसीलिए बताया। चलिए इसी बात पे मैं आपको राइजोपस में रिप्रोडक्शन समझाता हूँ। राइजोपस इज अ फंगस जो कि कुछ ऐसा दिखता है।
इसके ऊपर जो ये गोले गोले प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर सेल डिवीजन से बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। दीज स्पोर्स आर नथिंग बट राइजोपस के सेल्स जिनके ऊपर एक टफ कवरिंग प्रेजेंट है। अब जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं तो बहुत सारे स्पोर्स एयर में फैल जाते हैं, एंड जब ये स्पोर्स किसी न्यूट्रिशियस एंड वेट सरफेस पे गिरते हैं जैसे कि हमारी ब्रेड, तो दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू राइजोपस। है ना कूल? दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अरे वाह बेटा वाह। अच्छा ये बताओ, अब तक तूने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें तो एक ही ऑर्गेनिज्म ने बच्चे पैदा कर दिए। मतलब हमारा चिंटू तो मेरे और तेरी आंटी दोनों के कंट्रीब्यूशन से हुआ था, पर इन्होंने तो एक ही पेरेंट ने ही। जी हाँ अंकल जी, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सब में एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चे पैदा होने की कैपेसिटी थी। एंड ये रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब तक हमने जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखे, दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। Run. अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे आंटी जी शांत, अंकल मजाक कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन तो अंकल का मस्त है, अगर अमीबा अकेले रिप्रोडक्शन कर सकता है तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसा कि हमने देखा कि अमीबा को डिवाइड करने के लिए अपने डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है, बट ये कॉपी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉपी होने के बाद जो नया डीएनए बनता है वो पुराने डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से नया वाला अमीबा पेरेंट अमीबा से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। भैया आप समझाना क्या चाहते हो? मान लो कि एक अमीबा ने डिवाइड करके 5 नए अमीबा बनाए। इन 5 में से 4 तो आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट अमीबा, बट एक अमीबा में डीएनए कॉपी करते समय कोई एरर हो गया, जिसकी वजह से ये वाला अमीबा पेरेंट अमीबा से थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब मान लो कि इसके अंदर बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हीट टॉलरेंस आ गई, एंड अब अगर इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑल ऑफ दीज अमीबा विल डाई एक्सेप्ट दिस वन विच हैज हायर हीट टॉलरेंस। भैया आप कहना क्या चाहते हो, ये मुझे अब भी समझ नहीं आया। बेटा मैं ये समझाना चाहता हूं कि डीएनए कॉपी के समय जो ओकेजनल एरर आते हैं उससे एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, एंड दीज वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज। मान लो कि पिछले एग्जाम्पल में 5 अमीबा बिल्कुल एक जैसे होते, एंड अब अगर इस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होता तो ऑल ऑफ देम वुड हैव डाइड। बट अगर एक पॉपुलेशन में थोड़े डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज इंक्रीजेस। अब सोचो, इंक्रीज हीट टॉलरेंस के बाद ये नई वाली अमीबा ऐसे नए नए वार्म क्लाइमेट वाली जगहों पे भी एक्सपैंड कर सकती है जहां ओरिजिनल अमीबा नहीं जा पाती। सी हाउ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आर। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि वेरिएशन के बाद नया वाला अमीबा पुराने वाले से भी गए गुजरे निकले। मतलब ये तो चांस की बात हुई ना। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट आप खुद सोचिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए फिट नहीं होगा तो वो वैसे ही बच्चा पैदा करने से पहले मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ नेचर सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को जिंदा रहने देता है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद होती हैं। बेटा इन सब का मेरे अकेले बच्चे पैदा करने से क्या मतलब? अरे अरे अंकल आप फिर से लड़ने लग गए। चलिए मैं अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के बारे में समझाता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे मेल एंड फीमेल दोनों के कंट्रीब्यूशन से पैदा होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दोनों पेरेंट्स का डीएनए मिलकर नए बेबी का डीएनए बनाता है। अभी समझाता हूं कैसे। ह्यूमन के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली डीएनए कुछ इस तरह से थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये थ्रेड्स कंडेंस होके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं।
अब बॉडी के सारे नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सिंपली अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एंड दोनों सेल्स के पास एक एक डीएनए की कॉपी आ जाती है। मतलब सिंपली डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई एंड दोनों सेल्स के पास एक एक कॉपी आ गई। इज दिस क्लियर? यस भैया, क्लियर। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। इसी से हमारी बॉडी के सारे नए नए सेल्स बनते हैं एंड दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं उसी प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नए नए बच्चे होते हैं। इज दिस थिंग 100% क्लियर? हाँ बेटा, हो गई। ओके, गुड। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे मेल एंड फीमेल दोनों के डीएनए का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मान लो कि ये आपके पापा का सेल है एंड ये आपकी मम्मी का। दोनों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब अगर सिंपली मैं इन दोनों के डीएनए को मिला के नया बच्चा बनाऊं तो नए बच्चे के सेल के अंदर तो पेरेंट से कंपैरिजन में डबल डीएनए हो जाएगा, विच डज नॉट मेक सेंस। बिकॉज अगर हर जनरेशन के साथ डीएनए डबल होता तो अभी इस अर्थ में खाली डीएनए ही प्रेजेंट होता और कुछ नहीं। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि सिंपली दोनों पेरेंट्स के सेल का डीएनए ऐड होकर नया बच्चा बन जाए। तो असल में होता क्या है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल एंड फीमेल के सेल कुछ स्पेशल तरीके से डिवाइड करके कुछ स्पेशल सेल्स फॉर्म करते हैं। इस स्पेशल डिवीजन के टाइम पे हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम नए सेल के पास जाता है। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो नए सेल के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे एंड इस स्पेशल डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। एंड मियोसिस के बाद बनने वाले इन स्पेशल सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं। ये मियोसिस मेल्स एंड फीमेल दोनों सेल्स में होती है एंड इससे बनने वाले मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलकर नए बच्चे का पहला सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। बेटा, फिर वो डीएनए डबल हो जाने वाली प्रॉब्लम का क्या? अंकल जी, अब वो प्रॉब्लम कहाँ रही? चलिए बताइए कि आपके सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स। एंड आपके गैमीट्स यानी आपके स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? उसमें तो टोटल ही 23 क्रोमोसोम है, हर पेयर से एक क्रोमोसोम। एंड जब आपके 23 क्रोमोसोम्स एंड आंटी के 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन करेंगे तो चिंटू में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि फिर से 46 क्रोमोसोम। ओह, अब समझ में आया। चलिए, थैंक गॉड आपको समझ में तो आया अंकल जी। ठीक है ठीक है, पर अब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि इन सब ड्रामों की जरूरत क्या है। मैं अकेले बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकता? अंकल जी थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आंटी सुन लेंगी। सॉरी। अंकल जी, अभी हमने देखा था कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए वेरिएशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस होती हैं बट दे आर वेरी रेयर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे दोनों पेरेंट के कॉम्बिनेशन से पैदा हो रहे हैं। सो द चांसेस ऑफ वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना, मुझे तो अब भी समझ नहीं आया। अंकल जी, जैसा कि हमने देखा था कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दोनों पेरेंट्स अपने इस पेयर में से रैंडमली कोई एक क्रोमोसोम अपने बच्चे को देते हैं। तो अगर हम एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को भी देखें तो देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड अगर हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखें तो देयर आर 7 ट्रिलियन डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कपल के 7 ट्रिलियन बच्चे हों तो शायद उन दोनों में से 2 सिमिलर दिखें। क्रेजी राइट? एंड हमारे तो प्लैनेट की पॉपुलेशन ही इससे 1000 गुना कम है। तो इस प्लैनेट पे कोई 2 लोग सिमिलर हों इसके चांसेस आर क्लोज टू 0। क्रेजी राइट? अब समझे आप लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये वेरिएशन हमारी पॉपुलेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों दादाजी, अब आपको आया समझ कि आप अकेले बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? हाँ बेटा, आ गया समझ। ह्यूमन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए तेरी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी। Run. ये लोग नहीं सुधरेंगे। चलिए,
मैं आप लोगों को प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये समझाता हूँ। प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर ही मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन बोल देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम पिस्टिल बोल देते हैं। बहुत से प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनमें स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि बाकी के प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनके अंदर स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर हिबिस्कस, मस्टर्ड, एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर वाटरमेलन, पपाया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में। बाइसेक्सुअल प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लो। वेरी गुड क्वेश्चन, अभी समझाता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल सेम होगा। बट इसके बावजूद भी बच्चों में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होने की वजह से देयर आर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्सुअल प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स मच मोर वेरिएशंस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके भैया। हाँ, दैट इज ट्रू कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में बाइसेक्सुअल के कंपैरिजन में ज्यादा पॉसिबल वेरिएशंस होंगी बिकॉज ऑफ मोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। आई नो दिस कैन बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आप लोग इसे मोटा मोटा समझिए एंड इसकी ब्यूटी एंजॉय कीजिए। ओके भैया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन हिबिस्कस, जो कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। हिबिस्कस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर मियोसिस से मेल गैमीट बनता है जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स आर थिन येलो शाइनी स्ट्रक्चर्स। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत से फ्लावर्स को टच करने के बाद आपके हैंड में कुछ येलो येलो सा चिपक जाता है। दैट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन्स। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है उस समय ये पोलन ग्रेन्स स्टेमन से निकलकर पिस्टिल पे लैंड करती हैं। पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा एक हेलीपैड जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आके पोलन ग्रेन लैंड करती है। अब लैंड करने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू एक टनल बना के ओवरी तक पहुंचती है। ओवरी इज दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द पिस्टल। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट मेल गैमीट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। एंड जैसे ही ये पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचता है, उसी समय ये पोलन ग्रेन इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके नेचर का सबसे ब्यूटीफुल प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके नए प्लांट का पहला सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। एंड जाइगोट के बनते ही फ्लावर नए बच्चे के आने की तैयारियां शुरू करता है। इस तैयारी के चलते ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड ओव्यूल सीड के अंदर। यानी कि मतलब ये हुआ कि जिन फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाता है दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट एंड बाकी के फ्लावर्स सिंपली झड़ जाते हैं। बट क्या आप में से कोई बता सकता है कि प्लांट्स को फ्रूट्स बनाने की जरूरत क्या है? ताकि हम सब फ्रूट सैलेड बना सकें। सिंपल। असल में एनिमल इन फ्रूट्स को खा लेते हैं एंड फ्रूट्स को खाने के बाद या तो वो सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ये सीड्स उनके स्टूल्स के थ्रू सॉइल में गिर जाते हैं एंड इन स्टूल से इन सीड्स को खाद भी मिल जाती है एंड ये इधर उधर फैल भी जाते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली नेचर वर्क्स। प्लांट खुद नहीं चल सकते, इसीलिए फ्रूट्स बनाकर एनिमल्स को रिश्वत देकर अपने सीड्स को इधर उधर फैला देते हैं। गुड राइट। भैया बाइसेक्सुअल प्लांट में तो आपने रिप्रोडक्शन बता दी, पर व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल प्लांट्स? बेटा यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में भी सारी चीजें सेम है, बस द डिफरेंस इज यूनिसेक्सुअल प्लांट में पोलन ग्रेन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जबकि बाइसेक्सुअल प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाती है। इसीलिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन टर्म यूज करते हैं,
जबकि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन टर्म यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने के लिए या तो सिंपली एयर एंड विंड का सहारा ले सकती हैं या फिर कुछ एनिमल्स जैसे हनी बी का भी सहारा ले सकती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कंप्लीट होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हम इस टॉपिक को एकदम ओपनली डिस्कस करेंगे, जैसा है वैसा ही, एकदम अनफिल्टर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो तो अच्छा है चिंटू के दादाजी आज यहाँ नहीं है, वरना बहुत गाली देते सबको, बहुत। तो जैसे हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमीट मिलकर नया बच्चा बना लेते हैं, तो ह्यूमंस में भी बस यही होता है। मेल एंड फीमेल्स दोनों में मियोसिस से मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं एंड उनके फ्यूजन से नया बच्चा बन जाता है। तो बेसिकली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, जस्ट एक लव स्टोरी है स्पर्म एंड ओवम के बीच। जब मेल बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बनाने वाले स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जब बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है तो उसके टेस्टिकल्स के अंदर मियोसिस से नए स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड रिमेंबर, बॉडी में बाकी सभी नए सेल्स बनने के लिए माइटोसिस होती है, पर टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। पर भैया, हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि अब स्पर्म बनाने का टाइम आ गया है? बेटा, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन की वजह से हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। एडोलेसेंट एज में बॉयज मैन बनना शुरू हो जाते हैं। Their beards start growing, hair start to grow around penis, on chest, their voice get deeper, they start to become more muscular, size of penis start to increase, and the most important thing, their testicles start producing sperms. इन्हीं सभी चेंजेस के साथ अ बॉय स्टार्ट्स बिकमिंग अ मैन हु इज नाउ रेडी टू रिप्रोड्यूस। भैया, मेल्स का तो आपने समझा दिया, व्हाट अबाउट फीमेल्स? बेटा, फीमेल्स का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल्स में तो प्यूबर्टी के अराउंड मियोसिस शुरू होती है, बट फीमेल की ओवरीज में पैदा होने से पहले ही मियोसिस शुरू हो जाती है। एंड बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पैदा होने के बाद फीमेल में नए एग्स नहीं बनते। एंड प्यूबर्टी के टाइम पर हर मंथ इन इमेच्योर एग्स में से एक एग मेच्योर होता है। मन में तो समझ ही ना आया ये सब। डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्यूबर्टी के बाद हर मंथ इनमें से एक एग मेच्योर होके रिलीज होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल की बॉडीज में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आर्मपिट इन ग्रोइंग रीजन में हेयर्स आना, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, बटक्स में फैट डिपॉजिट होना। ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं एंड इनसे एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ओह भैया, अब समझ में आया कि क्लास की लड़कियां एक साल से इतनी खूबसूरत खूबसूरत कैसे दिख रही हैं। हाँ हाँ बेटा, लड़कियों को छोड़, तेरे फेस पे भी तो देखिए 4 नए बाल आए हैं। चलिए, अब मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी जिंदगी में बहुत बोरियत चल रही है। इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि चलो बच्चा ही पैदा कर लें। अब हम जानते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए राज को यानी हस्बैंड के स्पर्म को सिमरन से यानी कि फीमेल के एग से मिलना होगा। बट राज तो बेचारा हस्बैंड के टेस्टिकल्स में बंद है एंड सिमरन वहां उसका इंतजार कर रही है। तो बताओ अब क्या किया जाए? मैं जाऊंगा राज को बचाने। कंट्रोल अंकल, कंट्रोल। राज को सिमरन तक पहुंचाने से पहले हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में जानना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कुछ ऐसा दिखता है। जो आपको ये बैग जैसा स्ट्रक्चर लटकता दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम एंड इसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां मियोसिस होके स्पर्म बनते हैं। मेल्स के अंदर 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकल ऐसे बॉडी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होते हैं
क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए ये मस्त बॉडी से बाहर लटक रहे होते हैं। एंड हाँ, टेस्टिकल में स्पर्म्स के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो सारे चेंजेस लाता है जो भी हमने डिस्कस किए थे। टेस्टिकल से स्पर्म बनने के बाद वो एपिडिडमिस के पास पहुंचते हैं। दोनों टेस्टिकल्स के पास अपना अपना एपिडिडमिस होता है। एपिडिडमिस इज लाइक अ स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स, जो कि टेस्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं एंड मैच्योर भी होते हैं। एपिडिडमिस से एक ट्यूब निकलकर बाहर पीनिस तक जाती है। इसी ट्यूब के थ्रू टाइम आने पर स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं। इस ट्यूब के अंदर दो ग्लैंड्स भी आके खुलते हैं, जो कि हैं सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जब स्पर्म एपिडिडमिस से बाहर निकलते हैं तो उस समय ये दोनों ग्लैंड्स अपनी अपनी सिक्रीशन से स्पर्म्स को नहला देते हैं। मतलब कि इनकी सिक्रीशंस भी स्पर्म के साथ ऐड हो जाती हैं, जो कि स्पर्म की सर्वाइवल एंड फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेनिस के थ्रू खाली स्पर्म्स ही नहीं निकलते बल्कि यूरिन भी निकलता है, इसलिए रास्ते में इस ट्यूब में यूरिनरी ब्लैडर भी खुलता है। भैया ये क्या हो रहा है? ये स्पर्म यूरिन सब मिक्स हो गया। अरे नहीं नहीं यार, सिंपल है। ये एक ट्यूब है जो कि एपिडिडमिस से पेनिस तक जाती है एंड इसमें बीच में दो ग्लैंड्स के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ता है। एपिडिडमिस से यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग वाले पॉइंट तक हम इस ट्यूब को वास डिफरेंस बोलते हैं। देयर आर टू वास डिफरेंस प्रेजेंट, वन फ्रॉम राइट टेस्टिकल एंड वन फ्रॉम लेफ्ट टेस्टिकल। एंड उसके बाद वाले पार्ट को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। मतलब यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। नॉर्मली यूरेथ्रा से सिंपली यूरिन बाहर आता है, बट स्पर्म्स भी सेम रास्ते से बाहर निकलते हैं। वास डिफरेंस दो होते हैं बट यूरेथ्रा एक ही होता है। नॉर्मली यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है बट स्पर्म भी इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। एंड हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि यूरिन आए और सीधा बैकवर्ड जाके टेस्टिकल्स में घुस जाए, तो कंफ्यूज मत होना। ओके भैया, चलो अब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में समझाता हूँ। फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा एंड वेजाइना की अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब एक्सटर्नली फीमेल की बॉडी में 3 होल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। उसके पीछे वेजाइना एंड इन दोनों से दूर पीछे की तरफ एनस प्रेजेंट होता है जहाँ से स्टूल्स निकलते हैं। यूरेथ्रा एंड वेजाइना की ओपनिंग एक कॉमन एरिया में प्रेजेंट होती है जिसे हम वल्वा बोलते हैं। जबकि मेल्स में सिर्फ 2 ही ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज पीनिस, जो कि स्पर्म्स एंड यूरिन का एक कॉमन पैसेज है, एंड दूसरा एनस। नाउ लेट्स फोकस ऑन वेजाइना। वेजाइना अंदर जाके सर्विक्स से जुड़ता है जो कि आगे यूट्रस में ओपन होता है। यूट्रस वही जगह है जहाँ बच्चा 9 महीने तक ग्रो करता है। नॉर्मली फीमेल्स में यूट्रस लेमन के साइज का होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये धीरे धीरे एक वाटरमेलन के साइज जितना हो जाता है टू एकोमोडेट द बेबी। यूट्रस की साइड्स में 2 फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। दे लुक लाइक आर्म्स ऑफ यूट्रस। इन फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती हैं ओवरीज, जो कि फीमेल गैमीट यानी कि ओवम बनाती हैं। ओवरी से हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब में जाके अपने राज का यानी कि स्पर्म का इंतज़ार करता है। अब ये सब कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आप बस राज को सिमरन से मिलाने पे फोकस करो। ऐसे कैसे राज और सिमरन आपस में मिल जाएंगे? इनके पेरेंट्स का है, मेरी बात कराओ उनसे। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ राज मीटिंग सिमरन। वी ऑल नो कि प्यूबर्टी के टाइम पे दोनों मेल एंड फीमेल में सेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव प्रेजेंट होती है। खाली ह्यूमंस में ही नहीं, हर एक एनिमल में सेक्स का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर प्रेजेंट होता है। एंड इट मेक्स सेंस, राइट? बिना रिप्रोडक्शन के हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, एंड बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नेचर ने हर एक एनिमल को सेक्स के लिए एक अर्ज दी। जब भी मेल एंड फीमेल किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं
या फिर मेल्स कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी पीनिस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड पीनिस के वेजाइना में एंटर होने के बाद सेक्स के टाइम होने वाली बैक एंड फोर्थ मोशन से दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को एक्सट्रीम प्लेजर फील होता है एंड कुछ देर के सेक्स के बाद देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ ऑर्गेज़म जिसमें प्लेजर पीक पे होता है। जिस टाइम पर मेल्स को ऑर्गेज़म आता है उस टाइम पर मेल के एपिडिडमिस में प्रेजेंट स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस में रिलीज हो जाते हैं एंड वास्ट डिफरेंस में आगे ट्रैवल करने के बाद समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाती हैं एंड स्पर्म और इन ग्लैंड की सिक्रीशन मिलने के बाद जो फ्लूइड बनता है उसे हम सीमन बोलते हैं। ऑर्गेज़म के टाइम पे ये सीमन पीनिस से बाहर निकल जाता है एंड इसी को हम इजैकुलेशन बोलते हैं। इजैकुलेशन के बाद सीमन वेजाइना में एंटर हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा राज सक्सेसफुली फीमेल की बॉडी में पहुंच जाता है। भैया ये सब पढ़ के तो मुझे अजीब सा लग रहा है। बेटा अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जिस वजह से बच्चों के मन में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं एंड बहुत से नादान बच्चे तो इस चैप्टर को बड़े वल्गर वे में लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चों के लिए भी ये चैप्टर ऑकवर्ड हो जाता है। तो बच्चों, यू गाइज डोंट रियलाइज कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप ये सब करके, तो प्लीज़ इस चैप्टर को सिंसियरली करें। मुझसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओह ओके भैया, तूने तो मेरा दिल जीत लिया बेटा। ओके, तो हमने देखा कि स्पर्म्स वेजाइना तक कैसे पहुंचते हैं। हर एक इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। देख रहे हो कितना कंपटीशन है, 300 मिलियन कैंडिडेट्स एंड सिर्फ एक सीट। अब वेजाइना में पहुंचने के बाद ये सारे स्पर्म स्विम करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनमें से मोस्टली स्पर्म रास्ते में ही मर जाते हैं एंड जो स्पर्म इन सारी मुश्किलों को पार करके ओवम तक सबसे पहले पहुंचता है वो स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करके नए बेबी का पहला सेल यानी कि जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनने के बाद फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में पहुंचता है, जहां ये 9 महीने तक ग्रो करके नया बेबी बनाता है। ये राज पहुंच गया, सिब्लियन के पास राज पहुंच गया। चल चिंटू, फटाफट मोहल्ले में मिठाई बांट के आएंगे। Periods are very much stigmatized in our country. आधे लड़कों को ये नहीं पता कि लड़कियों को पीरियड्स भी आते हैं, आधों को ये नहीं पता कि पीरियड्स होते क्या हैं एंड पीरियड्स क्यों आते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस कि व्हाई हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन ब्लीड्स एवरी मंथ। फीमेल की ओवरीज में पैदा होने से पहले ही मियोसिस शुरू हो जाती है एंड ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स बन के स्टोर हो जाते हैं। मतलब पैदा होने के बाद फीमेल की ओवरीज में नए एग्स नहीं बनते। ये एग्स अगले 12 साल तक इसी इमेच्योर स्टेट में रहते हैं एंड 12 साल के बाद हर मंथ इनमें से एक एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। भैया ये अचानक से एग्स कैसे मैच्योर होने लग गए? बेटा अचानक से नहीं, अडोलेसेंट एज में जब फीमेल की बॉडी धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही होती है तो उस समय कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन के थ्रू धीरे धीरे इमेच्योर एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एंड ये एग्स ऐसे रैंडमली मैच्योर नहीं होते। फीमेल्स में हार्मोन इतना स्पेसिफिकली काम करते हैं कि हर मंथ दोनों ओवरीज में से सिर्फ एक ओवरी में एक ही एग मैच्योर होता है। इनफैक्ट ओवरीज ऑल्टरनेट मंथ्स पे एग रिलीज करती हैं, जैसे अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज किया है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी एग रिलीज करेगी। बट ऐसा क्यों कि एक साइकिल में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, 15-20 एग एक साथ रिलीज क्यों नहीं होते? पता नहीं भैया, ओवरी से हर मंथ एग रिलीज होता है बट फर्टिलाइजेशन थोड़ी हर मंथ होती है। तो 99% ऑफ द साइकिल्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती उनमें बेचारा सॉफ्ट एंड कुशनी यूट्रस जाइगोट का इंतजार ही करता रह जाता है एंड ये यूट्रस लंबे टाइम तक इस स्टेट में नहीं रह सकता। कुछ दिन के इंतजार के बाद भी अगर जाइगोट यूट्रस के पास नहीं आता तो यूट्रस की ये सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हर मंथ 2 to 8 डेज के लिए फीमेल के वेजाइना से ब्लड निकलता है एंड उन्हें डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। ओह भैया, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है पर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई। हाँ यस, अभी समझाता हूँ।
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेंज 24 टू 38 डेज होती है। सो लेट्स से कि इस फीमेल को हर 28 डेज में पीरियड्स आते हैं, मतलब इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। तो इस साइकिल के अंदर 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है एंड ओव्यूलेशन के बाद एग फेलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। सो नाउ लेट्स सी कि इस 28 डेज की साइकिल में यूट्रस में क्या क्या होता है। फर्स्ट 2 to 8 डेज में तो यूट्रस की सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर शेड होती है, जिसे हम पीरियड्स, मेंसेस या फिर महीना आना बोलते हैं। अब ये लेयर्स डिसइंटीग्रेट तो हो गई, बट वी नो कि 14th डे पर फिर से नया एग रिलीज होगा एंड हो सकता है कि इस बार ये फर्टिलाइज हो जाए। तो इसीलिए अब नेक्स्ट 10 डेज तक फिर से यूट्रस के सरफेस पे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू ग्रो करके दोबारा इस सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर को फॉर्म करते हैं एंड 14th डे पर ओव्यूलेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वेरी नाइस, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, विच इज व्हाट हैपेंस इन 99% ऑफ साइकिल्स, तो फिर से ये सॉफ्ट एंड कुशनी यूट्रस अगले 14 डेज तक जाइगोट का इंतजार करता है एंड जब जाइगोट नहीं आता तो फिर से ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम 12 years of age till 60 years of age। 60 years के बाद फीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं एंड इसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। क्यों आया अब समझ? हाँ भैया, आ गया समझ। बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो नॉलेज है ही ऐसी चीज़, ये सारे मिसकंसेप्शंस को हटा देती है एंड दिमाग को शांत कर देती है। अब आप ही बताइए, कितना ब्यूटीफुल साइंटिफिक प्रोसेस है पीरियड्स, फिर भी हमारे देश में कितना स्टिग्मेटाइज्ड है। अब यही ब्लीडिंग वेजाइना की जगह नोज या माउथ से हो रही होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया की हर लड़की को पीरियड्स आते हैं एंड हर मंथ आते हैं, तो इसमें शर्माना कैसा? बेटा बहुत अच्छी बात की तूने। हर माँ बाप को पीरियड्स के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। यस भैया। अरे वाह, चलिए अब एक Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें अंकल जी एंड चिंटू सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लेट्स गो। बेटा चिंटू को सेक्स के सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बता। यस अंकल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट एक्साइटमेंट एंड ऑर्गेजम, इसके बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज प्रेगनेंसी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद भी कई सालों तक फिजिकल मैच्योरिटी चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडोलेसेंट एज में फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती एंड एडोलेसेंट एज में मेल एंड फीमेल दोनों ही मेंटली एंड इमोशनली प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होते। तो गलती से भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम हो। भैया डिजीज कैसे? बेटा सेक्स दो लोगों के बीच का बहुत क्लोज कांटेक्ट है। इसके अंदर वेजाइना एंड पेनिस की सिक्रीशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं एंड जिस तरीके से बाकी बॉडी सिक्रीशन से इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, उसी तरीके से सेक्स से भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं एंड वो इन्फेक्शंस जो सेक्स से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, यानी कि STDs। बेटा इन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जी अंकल जी, मैं अभी वही बताने वाला था। बेटा सेक्स से रिलेटेड हमने दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखी। फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, सेकेंड इज STDs। अब इन दोनों से बचने के लिए वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज अ कॉन्डम। कॉन्डम एक प्लास्टिक की कवरिंग जैसा होता है जो कि सेक्स के टाइम पे इरेक्ट पीनिस पर पहना जाता है। इससे पीनिस एंड वेजाइना के बीच एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिससे सीमन वेजाइना में एंटर नहीं कर पाता एंड कॉन्डम में ही आगे इकट्ठा हो जाता है। एंड क्योंकि सीमन वेजाइना में नहीं जा रहा, इसीलिए कॉन्डम पहनने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। यस, कुछ केसेस में कॉन्डम पहनने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है इन केस ऑफ लीकेज। अब कॉन्डम का बेनिफिट ये है कि ये प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है बिकॉज इट्स अ बैरियर, राइट? तो ये पीनिस एंड वेजाइना की सिक्रीशंस को भी एक्सचेंज नहीं होने देता। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव टू वियर इट एवरी टाइम दे हैव सेक्स। तो मैरिड कपल के केस में कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी का इशू आता है। इसीलिए देयर आर मेनी अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ओरल पिल्स, IUCD, ये तरीके प्रेगनेंसी से तो बचाते हैं पर STD से नहीं। सो मैरिड कपल कैन गो टू अ डॉक्टर फॉर काउंसलिंग अबाउट दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। चलो, ये NCERT वाला पार्ट तो हमने कर लिया कवर। अब आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो पूछो।
हाँ हाँ, मेरे मन में है डाउट्स बहुत सारे। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? थोड़ा ऑकवर्ड है, पर व्हाट डू यू फील अबाउट मैस्टरबेशन? It's a very important question. Is masturbation good or bad? See, first of all, both boys and girls do masturbation. It's a very pleasurable activity for both of them. And like every pleasurable activity, it is associated with addictions. See, masturbation health wise ekdam safe hai. There is no health problem associated with it. Problem arises when you become addicted to it. So, if you are consciously doing it, then there is no problem. But if you are addicted to it and feel guilty every time you do it, then that's a problem. Then it becomes unhealthy. जब भी masturbation करने का डिसीजन लो, फुल कॉन्शियस माइंड से एक सेफ एनवायरनमेंट में लो, जिससे यू विल नॉट फील गिल्टी आफ्टर इट. सी, आई एम नॉट सेइंग कि masturbation करना ही है या फिर कितना फ्रिक्वेंटली करना अप्रोप्रिएट है. ऑल दीज आर पर्सनल चॉइसेस ऑफ पीपल. ओके भैया, बेटा मुझे ये बात बता कि किसी ऑयल से या किसी दवाई से पीनिस का साइज इंक्रीज किया जा सकता है क्या? बहुत सारी एड्स आती हैं इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में। नहीं अंकल जी, दुनिया में ऐसी कोई दवाई या ऑयल नहीं है जो पीनिस का साइज बढ़ा सके, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और कोई डाउट? तो चलिए इसी के साथ ही हमारी ये यूनिट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।